तो हम बात कर रहे हैं सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज सॉलिबिलिटी, क्वेश्चन आएगा सॉलिबिलिटी क्या होता है। तो जैसे मैं पूछूं एग्जांपल, आपके पास क्या है, मान लो एक ग्लास वाटर है। एक ग्लास वाटर मतलब क्या, वाटर की क्या है, आपके पास क्या है, नॉन अमाउंट वाटर है। वाटर की क्वांटिटी फिक्स है। इसमें आपने क्या किया, शुगर ऐड करनी स्टार्ट की। तो आपने 1 चम्मच शुगर डाली, वो इसमें क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। फिर एक और डाली, फिर डिजोल्व हो गई, फिर एक और डाली, फिर डिजोल्व हो गई। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, है ना भाई। तो मैक्सिमम कितना सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, उसी को बोलते हैं क्या, हम सॉलिबिलिटी। तो क्या रहा है, सॉलिबिलिटी का डिफाइन करो तो क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मैक्सिमम आप कितना डिसॉल्व कर सकते हो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको बोलते हैं क्या, हम सॉलिबिलिटी बोलते हैं। डाउट में आता किसी को, बोलिए हाय ना। यस सर, डाउट है, समझ गए। समझ गया। हाँ। सेकंड है सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉलिबिलिटी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पहला फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर मैच करेगा तो वो दोनों आपस में डिजोल्व हो जाएंगे, और अगर नेचर मैच नहीं करेगा तो आपस में डिजोल्व नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल में पढ़ा होगा कि जो नमक है NaCl, ये क्या होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, बट ये आपका बेंजीन डिजोल्व नहीं होता है। सेम जो आपका नेफ्थलीन है, ये क्या होता है आपका, बेंजीन में डिजोल्व हो जाता है, बट ये आपका वाटर में डिजोल्व नहीं होता। व्हाई, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक, बिल्कुल सही हो। मतलब हमें पता है भाई कि सिंपल सी बात है, ये क्या आपका वाटर, क्या आपका, इट इज अ पोलर कंपाउंड, और नमक क्या है आपका, आयनिक कंपाउंड। तो नमक में क्या आयंस है, इसमें भी क्या है, पार्शियल चार्ज है वाटर के अंदर भी, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव। तो इसलिए क्या हो गया आपका, NaCl क्या आपका आयनिक कंपाउंड है, तो क्या हो गया, वाटर में डिजोल्व हो गया। लेकिन ये कंपाउंड क्या है आपका, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड। तो नॉन पोलर में आयनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं होते। सेम नेफ्थलीन क्या है आपका, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन भी क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन है। दोनों दोनों क्या है, नॉन पोलर है। तो दोनों क्या हो गए, इसमें डिजोल्व हो गए। बट वाटर क्या आपका पोलर है, तो नेफ्थलीन वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। तो अगर नेचर मैच करेंगे किसके, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, तो दोनों अपने डिजोल्व हो जाएंगे। अगर नीचे मैच नहीं करेंगे तो डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है भाई। अदर फैक्टर है आपके टेम्परेचर और प्रेशर, हम पढ़ेंगे इसको वन बाय वन कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, प्रेशर इफेक्ट करेगा। तो पहले लिखा हुआ सॉल्बिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है भाई, पढ़ चुके हम, लाइक डिजोल्व लाइक। अगर आपके इंटरेक्शन सेम है तो डिजोल्व हो जाएगा, इंटरेक्शन सेम नहीं है तो डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है भाई, तो हमें ठीक है बेटा तक। हाँ सर। हाँ सर। पहले हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आपके पास क्या है भाई, कोई भी सॉलिड है, उसको क्या कर रहे हो आप, लिक्विड में डिसॉल्व करा रहे हो। तो कह रहा है पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि सॉलिबिलिटी कैसे आप सॉलिड को लिक्विड डिसॉल्व कराते हो। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था आपको, आपने क्या किया भाई, शुगर लिया और शुगर को क्या किया आपने, वाटर में ऐड कर दिया था। तो आपके पास क्या था भाई, वाटर था, वाटर में आपने क्या ऐड किया, शुगर। शुगर क्या है आपका सॉलिड, और वाटर क्या है आपका लिक्विड, और शुगर क्या है आपका सॉलिड। चलिए, तो पहला फर्स्ट एक डेफिनेशन है, व्हाट इज डिसोल्यूशन, क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि मैंने शुगर का 1 स्पून लिया और उसको डुबो दिया पानी के अंदर, तो शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाएगी भाई, नहीं होगी, बोलो। हो जाएगी। हो जाएगी। फिर 1 चम्मच और लिया, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब तक शुगर आपके वाटर में डिसॉल्व होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब कि आपकी शुगर क्या हो रही है, पानी में डिसॉल्व होती जा रही है। तो पहला फर्स्ट है डिसोल्यूशन का, वो क्या होता है, तो लिखा है व्हेन अ सॉलिड is added to solvent
some solute dissolves and its concentration increase in solution. जैसे चीनी पानी में डिजोल्व होगी तो क्या होगी, पानी में शुगर की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो लिखा हुआ है when solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution. This process is called, इसको बोलते हैं क्या भाई हम, डिसोल्यूशन बोलते हैं. जब तक आपका कोई भी सॉल्यूट पानी में घुल रहा है जिस पॉइंट तक, तब तक उसको बोलेंगे हम डिसोल्यूशन बोलेंगे. कोई डाउट है तो भाई बोलिए हाय ना. नहीं सर. हाँ जी. एक पॉइंट के बाद क्या होता है, हमें लगता है कि शुगर पानी में डिसोल्व होना बंद हो जाती है, बट एक्चुअली में ऐसा होता है. लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, लास्ट ईयर में एक पॉइंट में लगता है कि शुगर पानी डिसोल्व नहीं हो रही है, बट ऐसा होता है क्या? हाँ होता है. नहीं ऐसा नहीं होता. नो सर. होता है. वो डिसॉल्व हो रही होती है पर बाहर आ क्या जाती है. नई जो क्या? शुगर आप ऐड कर रहे हो, जो न्यू शुगर आप ऐड कर रहे हो वो क्या होती है, पानी में डिसोल्व होती है. और जो शुगर ऑलरेडी डिसोल्व है पानी के अंदर, वो सरफेस पे क्या दोबारा क्या होती है, क्रिस्टलाइज आउट होना स्टार्ट हो जाती है. मैंने बताया कि एक पॉइंट आएगा जब हमें लगेगा शुगर पानी में डिसोल्व नहीं हो रही है. उस समय होता है क्या है कि आप जो शुगर ऐड कर रहे हो वो पानी में डिसोल्व होती है, और जो शुगर बॉटल में डिसोल्व है वो क्या आपकी दोबारा क्रिस्टलाइज आउट हो जाती है. कहाँ पे, आपके सरफेस पे. तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन. तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी पानी में सॉल्युबल था वो दोबारा क्या जाएगा आपका, बाहर निकल के आ जाएगा. तो लिखा हुआ है सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन. कहां पर है भाई, सॉल्यूशन के अंदर है. क्या करते हैं वो, कोलाइड करते हैं किससे, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल जो मैं ऐड कर रहा हूं उससे कोलाइड करते हैं एंड गेट्स सेपरेट आउट ऑफ अ सॉल्यूशन. क्या होते हैं वो, सॉल्यूशन से बाहर निकल के आ जाते हैं. इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. क्लियर भाई? इसीलिए वो हमें प्रैक्टिकल में बोलते थे बहुत ज्यादा सॉल्ट डालना पानी में. क्या कर रहा है, इसलिए वो हमें प्रैक्टिकल में बोलते थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दो सॉल्ट का, वो CuSO4 वाला. हाँ. और जब ये प्रोसेस का रेट सेम होगा तो जितनी चीनी आप पानी में डिसॉल्व कर रहे होगे उतनी क्या हो जाएगी, दोबारा आपकी बाहर निकल के आ जाएगी. तो हमें लगेगा क्या, चीनी डिसॉल्व हो ही नहीं रही है. तो इसी को बोलते हैं क्या, हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं. जब हमें लगता है कि चीनी डिसॉल्व नहीं हो रही है तो वो कब होता है, जब आपके दोनों रेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. लिखा हुआ है a stage is reached when two process occur at the same rate. जब दो प्रोसेस होंगी सेम रेट से हो रही होंगी. Under such condition, number of solute particles going into solution will be equal to the solute particles separated out. जितने जा रहे हैं उतने क्या हो रहे होंगे, बाहर आ रहे होंगे. And a state of dynamic equilibrium is reached. और क्या बन जाएगा आपका, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी. ठीक है भाई. तो आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या आ गया, सॉल्यूशन. अगर आपका ये वाला पार्ट ज्यादा चल रहा है तो आप कहाँ होगे, इस साइड होगे. ये वाला पार्ट ज्यादा चल रहा है कहाँ होगे, आप इधर होगे. और अगर आप दोनों सेम रेट से हो रहे हैं तो कहाँ पर हो आप, सैचुरेशन पे हो. ठीक है भाई. At this stage the concentration of solute in solution will remain constant. तो इसी को बोलते हैं क्या हम, सैचुरेशन सॉल्यूशन बोलते हैं. तो क्या लिखा है, saturated solution is a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution. पर आउट में आता नहीं. चलिए नेक्स्ट. इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो आपको याद रखना है भाई, आपने लास्ट एपिसोड में बताया आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट कि कोई भी रिएक्शन अगर क्या होती है आपकी एंडोथर्मिक होती है, कोई भी रिएक्शन अगर आपकी एंडोथर्मिक होती है और उसका अगर आप टेम्परेचर क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो सोलिबिलिटी भी क्या होती है आपकी, बढ़ती है. जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं कि आपने क्या लिया, एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शुगर डाल के छोड़ दिया. एक गिलास पानी लिया, उसमें भी आपने 1 चम्मच शुगर डाली,
साथ में क्या किया, इसको स्टर भी किया, तो चीनी जल्दी यहाँ डिजोल्व हो रही है, यहाँ डिजोल्व हो रही है, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में। तो चीनी का जब डिजोल्व करे पानी में तो रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक है कि नहीं है। और कोई रिएक्शन अगर क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, तो अगर मैं इसको क्या रखूं, इसको मैं गैस पे रख दूं अगर मैं इसको, तो क्या होगा, चीनी और जल्दी खुलेगी। तो अगर कोई रिएक्शन क्या है आपकी एंडोथर्मिक है और क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखेंगे, अगर कोई रिएक्शन क्या है आपकी एक्सोथर्मिक है लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। विच प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्लियर भाई, बोलिए हाय ना। हाँ तो याद रखेंगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, रिएक्शन चेक करनी कौन सी है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसका, एक्सोथर्मिक का, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गई। कब, डायरेक्शन क्या है आपकी एक्सो है और डायरेक्शन के साइड टेम्परेचर डायरेक्शन क्या है आपकी एंडो है। ठीक है भाई, टेम्परेचर का बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज किसमें, एंडो में। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज किसमें, एक्सो में। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आपके पास क्या है, प्रेशर लगा रहे हो, तो क्या आपका सॉलिड कंप्रेस होता है क्या, सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस होते हैं क्या भाई, नहीं, वो सेम रहते हैं। क्या लिखा है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कोई भी इफेक्ट नहीं है किसका, प्रेशर किसके ऊपर, सॉलिड और लिक्विड के ऊपर, बिकॉज सॉलिड हाईली क्या होते हैं आपके, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है भाई यहाँ तक। तो ये था आपका सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, आपका सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला खास ऊपर सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था बस, खाली ये वाला पॉइंट। तो हम बात करते हैं अब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करते हैं। तो फिर आप पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस किस पे डिपेंड करती है, तो अगेन ये भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर क्या कर रहा है, अच्छा मैच कर रहा है, तो गैस क्या होगी आपकी, लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होगी। और अगर इंटरेक्शन मैच नहीं कर रहा है तो गैस क्या होगी आपकी, सॉल्युबल कम होगी। लिखा हुआ है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। एग्जांपल दिखाया ऐसे, अमोनिया और HCl क्या है, हाईली सॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर, while O2 N2H2 आर स्लाइटली सॉल्युबल, वो क्या है, कम सॉल्युबल है पानी के अंदर। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो अमोनिया है और जो आपका HCl है, ये जब वाटर के पास जाते हैं तो वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। तो अगर वाटर रिएक्शन कर लेते हैं तो क्या कर रहे हैं, फिर आपकी अमोनिया क्या हो रही है, पानी के अंदर क्या हो रही है, ज्यादा डिसॉल्व हो रही है डायरेक्टली। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे आपका HCl है, HCl प्लस वाटर तो क्या मिल जाता है आपको, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन मिल जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, गैस से वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो इसलिए क्या है, पानी में सोल्यूबल है। और जो रिएक्शन नहीं करते हैं वो सोल्यूबल होते हैं बट लिटिल सोल्यूबल होते हैं। ठीक है भाई यहाँ तक। यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो याद रखेंगे, गैस इन लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी आप किसी गैस को वाटर में डिसॉल्व कराते हो तो वो क्या करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर क्या करते हो भाई आप, इंक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज। तो लिखा हुआ है dissolution of gas in liquid always an exothermic process, therefore solubility of gas in liquid always decreases on increasing in temperature। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होगी, घटेगी वाटर के अंदर। ठीक है भाई। तो मेरा पहला क्वेश्चन बना आपके लिए ये रहा क्वेश्चन कि जो आपके एक्वेटिक स्पीसीज हैं, जैसे आपकी क्या हो गई, फिश हो गई, they feel more comfortable in winter as compared to summer।
वाई? क्योंकि क्योंकि ऑक्सीजन कोल्ड पानी में वाटर मिल में जाता ज्यादा है। डिसॉल्व इंटर में ऑक्सीजन। क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और ये प्रोसेस क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर अगर लो होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, हाई होगी, तो ऑक्सीजन क्या होगा, पानी के अंदर ज्यादा होगा। समझ में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है आपका, हाई होता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, लो होगी। बात समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन बन Yes. जाएगा, जो फिश हाँ, है वो फील करता है गुड किसके अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो सेम रीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वार्म वाटर में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी ऑक्सीजन की, कम होगी। कोल्ड में टेम्परेचर कम है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक बोला है ना? ठीक है। ठीक है सर। और इतना भी कोल्ड नहीं होना चाहिए कि मर जाए। अरे तो ठंड तो फिर भी लगेगी ना, ऑक्सीजन तो मिल रही है, ठंड तो लगेगी। चलिए, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यही पॉइंट है भाई, क्योंकि यहाँ पे ग्लो आता है, उसे बोलते हैं हेनरीज लो। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं दिस इफेक्ट इज गिवन बाय हेनरी। किसने दिया था ये, आपके हेनरी ने दिया था। तो उसने क्या बोल दिया इसको, हमने हेनरी लो भी बोल देते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी, हेनरी ने ये कहा, जैसे पूछो आपसे, पहले समझ लो एक बार। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक जार है, और इस जार के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये मूवेबल पिस्टन है। ये मूव हो सकता है अगर इसके ऊपर वेट बढ़ा हुआ घटा हुआ। यहाँ आपका वाटर भरा हुआ है, और यहाँ क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, कोई भी गैस होती है। तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल पानी के अंदर भी होंगे कि नहीं होंगे भाई? पहले यहाँ पे वेट रखा हुआ, W1 रखा हुआ था कोई वेट। अब कह रहे हैं थोड़ा ढंग से सॉफ्ट ना हो, एक मिनट होल्ड रखिए। देखें, कह रहे हैं मेरे पास एक ये जार हो गया, इस जार में क्या लगा हुआ है, ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ कोई वेट रखा हुआ है W1 पहले स्टार्टिंग में, पानी यहाँ तक भरा हुआ है। तो कुछ गैस भरी होंगी पहले ऑलरेडी यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एनवायरमेंट में गैस तो है ही। कुछ गैस क्या होगी, पानी में डिजोल्व होगी ऑलरेडी। अब कह रहे हैं मैंने इस सेम जार था, यहाँ पे एक वेट रख दिया, W2 भी रख दिया वेट। तो पानी का लेवल तो जहाँ था वहीं का वहीं रहेगा। आपका पिस्टन क्या हो गया, मूव होकर नीचे आ गया यहाँ तक। पहले W1 वेट था, अब आपने W1 प्लस W रख दिया, तो पिस्टन नीचे मूव करेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या रह गया आपका, जगह कम रह गई। तो गैस के पार्टिकल जो यहाँ थे, कुछ पार्टिकल पानी के अंदर हो जाएंगे या नहीं जाएंगे भाई, बोले है ना? क्योंकि पहले इतने स्पेस में इतने पार्टिकल्स थे, अब स्पेस कम हो गया, तो कुछ पार्टिकल क्या होंगे, आपके गैस के पार्टिकल कहाँ जाएंगे, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो जब आपने क्या किया, वेट बढ़ाया, डायरेक्टली क्या किया आपने, जब प्रेशर बढ़ाया, तो गैस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। तो हेनरी लो यही कहता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ गया। गैस क्या होती है आपकी, हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है देव, ठीक है सर। नकुल ठीक है भाई, नकुल क्लास चल रही है बिरला। हाँ कौन है भाई, किसके पेरेंट्स से? नकुल हाँ, है, क्या कह रहे हो सर? समझ में आ गया? हाँ आ गया। तो नेक्स्ट वही आपका सॉल्युबिलिटी की हम बात करें। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है भाई वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रेशर ऑफ द गैस। solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas। कि कितना प्रेशर है गैस का ओवर द सॉल्यूशन एट डेफिनेट टेम्परेचर। तो मैंने ऊपर से वेट बढ़ाया, तो क्या हुआ, गैस का प्रेशर बढ़ गया कहाँ पे, सॉल्यूशन के ऊपर। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देख लीजिए, तो उसने बोल दिया सॉल्युबिलिटी को हम दिखाते किससे, या तो हम मोलिटी से दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, या इसको हम मोल फ्रैक्शन दिखाते हैं। दिखा दिया ऐसे, मान लो ये सॉल्युबिलिटी है आपकी, किससे प्रोपोर्शनल है,
प्रेशर प्रोपोर्शनल है तो सॉल्युबिलिटी क्या आ गई, m इज इक्वल टू क्या आ गया, k इंटू पी आ गया, k क्या कांस्टेंट आ गया। तो इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन की हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। और जो हेनलो का जो प्रिंसिपल है वो मेनली इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, कोई भी गैस है उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है कहाँ पे, इन वेपर फेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। क्या लिखा हुआ है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो P इज प्रोपोर्शनल किसके आ गया, x के आ गया, काई के आ गया, तो P गैस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, KH गैस आ गया। KH को ही बोलते हैं क्या हम, हेनरीज कांस्टेंट बोल देते हैं। देख लीजिए एक बार, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो देख लीजिए, प्रेशर आपने बढ़ाया तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी कैसी हो गई, बढ़ गई। तो P इज प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। KH ही क्या है आपका, हेनरी कांस्टेंट है। तो कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर हेनरीज कांस्टेंट ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन। देख लीजिए, मान लो भाई फॉर्मूला आ गया एकदम, क्या फॉर्मूला आपके पास, कि जो P गैस है इक्वल टू क्या है आपके पास, KH गैस, KH आया इंटू क्या है आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, जैसे मैं बोलूँ अगर मैं इसकी फिक्स कर दूं, कितना मान लो, बोल दूं मैंने इसका मान लो 10 है, मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी मान ली 10 मान ली, तो मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास सॉल्युबिलिटी जो है उसकी वैल्यू भी 10 है तो KH कितना होगा भाई, बोलो। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 10 आ रहा है, ये 10 है, तो KH कितना होगा उस केस में, 1। H1 होगा। चलिए अब मैंने बोला सेकंड केस कि मैंने KH को कितना कर दिया, 2 कर दिया, ये अभी फिक्स है, तो मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, 5। क्योंकि इंटू का कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए अभी भी। तो अगर ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ये 5 हो गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 10 हो गया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो उसने बोला जो KH है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो हेनरीज कांस्टेंट ऑफ अ गैस is inversely proportional to the mole fraction of gas in solution। क्लियर है भाई, नहीं है, बोलिए हाँ है ना, समझ गए। बाकी लोग। हाँ तो हाँ देखिए, सर। यस सर। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि गैस इन लिक्विड में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या घटती है, बोलिए। घटती है। सॉल्युबिलिटी घटती है, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होगा आपका, घटेगा। और अगर मोल फ्रैक्शन घटेगा तो KH क्या होगा आपका, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं जो KH है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा, और अगर KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि O2 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड O2 एट 10 डिग्री सेल्सियस, कौन किसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ज्यादा है, 0। 0। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, यहाँ भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सॉल्युबिलिटी पूछेगा, पूछेगा किसका KH ज्यादा होगा, ये पूछा क्वेश्चन आपसे। तो O2 का KH कब ज्यादा होगा, 0 पे या 10 पे, 10 पे। 10 पे, क्योंकि 10 पे सॉल्युबिलिटी कम थी। तो सॉल्युबिलिटी अगर कम थी तो KH क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम बोल सकते हैं हायर द टेम्परेचर,
हायर द वैल्यू ऑफ KH। देव देव हाँ सर, आ गया समझ। किधर? तो क्या है, where KH is Henry constant था, at constant pressure Henry is constant of gas inversely proportional to the mole fraction of gas in solution। तो P is equal to क्या हो गया आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, x क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एंड KH क्या है आपका हेनरीज कांस्टेंट। तो लिखा हुआ है नोट, हम बता चुके हैं, ये बता चुका हूं आपको, बताया भी। हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जितना KH ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। चलिए तो एप्लीकेशंस बात कर रहे हैं हम, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है वो देख लो। तो पहली एप्लीकेशन है आपकी, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें क्या करते हो आप, CO2 गैस क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो अंडर हाई प्रेशर, है ना भाई। जैसे ही आप क्या करते हो, ढक्कन खोलते हो तो क्या होता है, गैस रिलीज होती है। तो क्या किया आपने, प्रेशर क्या किया, लो किया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, गैस की कम हो गई। बात समझ में आई? हाँ पहला फर्स्ट पॉइंट आपका क्या, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस to increase the solubility of SO2 in soft drink and soda water, the bottle is sealed under high pressure। सील करते हैं उसको। जैसे आप ढक्कन खोलते हो तो प्रेशर क्या कर दिया आपने, रिलीज कर दिया, तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, CO2 की कम हो जाती है। और कुछ घंटों बाद आपको जो कोल्ड ड्रिंक बहुत टेस्ट लग रही थी, सिर्फ बाद में लगती है आपको, मीठी मीठी लगती है बाद में खाली। क्लियर है भाई? चलिए सेकंड आ जाइए उसके बाद। सेकंड आपका इन डीप सी डाइविंग। तो आप लोगों में किसी ने सी डाइविंग करी भाई? नहीं करी सर। मैंने देव करी, तूने नहीं की, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना तो घूमता है यार। मैंने करी है, ठीक है चलिए। सी डाइविंग भाई नहीं। हाँ जी, तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जब जाते हैं नीचे कहाँ पे, सी डाइविंग करने के लिए, तो क्या करते हैं, साथ में लेके आते हैं, वो सिलेंडर ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना भाई। हम्म, तो क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, जो वो पानी के अंदर जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, सिलेंडर से ब्रीथ कर रहे हैं। तो सिलेंडर में क्या होता है आपका, जैसे आपकी नेचुरल जो आप ऑक्सीजन लेते हो, तो वो आप प्योर O2 नहीं लेते हो। तो जो सिलेंडर में भी प्योर O2 नहीं होती है, उसमें क्या होता है, O2 होता है, साथ में N2 भी होता है, और बाकी गैस भी होती है। तो जब आप सिलेंडर से क्या गैस ले रहे हो, तो क्या आपका O2 जो है और N2 है, वो क्या मिल रहा है आपको, ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि जो सिलेंडर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो आप ज्यादा गैस इंटेक्ट कर रहे हो अंदर। लेकिन जब वापिस सरफेस पे आते हो, सरफेस पे ऐसे क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है। तो प्रेशर कम है तो क्या होगा आपका, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी गैस की, कम हो जाएगी। तो जो आपने एक्सेसिव गैस ली थी, वो क्या होगी आपके अंदर, बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं होगी। तो कह रहा है जो O2 गैस होती है, वो क्या करती है, वो तो आपके हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। लेकिन जो N2 गैस है, वो किसी से कंबाइन नहीं करती है। तो क्या करते हैं, ये आपकी स्किन पे क्या करते हैं, अंदर से बबल करते हैं, और आपकी स्किन पे क्या होता है, थोड़े से ब्लू स्पॉट पड़ जाते थे। तो देखो एक बार समझो था क्या कह रहा है, स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस। तो डाइवर्स क्या करते हैं, मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन किसकी, डिजॉल्व गैसेस की, while breathing air at high pressure under the water। जो पानी के अंदर क्या कर रहे हैं, वो ब्रीथ कर रहे हैं किससे, बाय सिलेंडर। और सिलेंडर में क्या है, गैस है अंडर हाई प्रेशर। कह रहा है इंक्रीज प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड। तो क्या हो रही है आपकी, ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। When the divers come towards surface, जो बाहर आते हैं, द प्रेशर क्या कर दिया, ग्रेजुअली क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। दिस रिलीज द डिजोल्व गैस, जो गैस थी वो क्या होंगी, रिलीज होंगी, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। क्योंकि जो ऑक्सीजन था वो तो क्या कर लेगा, आपके हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेगा। तो किसके बबल्स होंगे, एंटी बबल्स होंगे। ये क्या कर सकते हैं, आपकी ब्लॉक कर सकते हैं कैपिलरी को। दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, हम बैंस बोलते हैं, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर में थोड़ा हीलियम भी भरते हैं। तो हमने जो गैस है, उस गैस को हम डाइल्यूट कर देते हैं बाय हीलियम। तो लिखा हुआ है टू अवॉइड बैंड्स
as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood. The tanks used by scuba divers are filled with air diluted. मैं क्या करते हैं, डाइल्यूट करते किससे, विद हीलियम से. जब एयर डाइल्यूट हो गई तो क्या हो गया, N2 की सप्लाई क्या हो गई, पहले से कम हो गई. N2 की सप्लाई पहले से कम हो जाएगी तो बैंड्स नहीं बढ़ेंगे आपके. बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो है ना. समझ गए. चलिए नेक्स्ट देखिए. इसके बाद थर्ड पॉइंट है, जब हिल स्टेशन में जाते हो तो वहाँ क्या फील करते हो आप, तो सिकनेस फील होती है कि नहीं होती है. क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है. ऑक्सीजन कम होती है क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कम होता है. तो अगर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा भाई, solubility decrease होगी. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर. तो लिखा हुआ है एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट अ ग्राउंड लेवल. दिस लीड्स टू लो concentration of oxygen in the blood. ठीक है, and tissues of person living at high altitudes or climbers. ठीक है, जो ऊपर जा रहे हैं या क्लाइमर्स हैं. तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एनोक्सिया. तो एनोक्सिया मतलब क्या है, वही है ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के अंदर क्या है, कम है. तो लिखा हुआ है लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लाइमर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली. सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, एनोक्सिया बोलते हैं. तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनोक्सिया, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे. ठीक है भाई. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस. तो बता दोगे पहला क्या था आपका, आप जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें क्या करते हो, उसको करते हो सील अंडर हाई प्रेशर. दूसरा स्कूबा डाइवर में जो सिलेंडर्स हो जाते हैं डाइल्यूट करते हैं किससे, हीलियम से. एंड थर्ड ने बताया अभी कौन सा, कि जो सिकनेस हो जाती है किसको, जो क्लाइंबर्स होते हैं किससे, वहां पे प्रेशर कम होता है इस वजह से. ठीक है भाई, बोले हाय है ना. हाँ. हाँ ठीक है. बताइए. एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. बिल्कुल. नेक्स्ट पॉइंट बताइए. ये भी सेम टू सेम आंसर, ये भी इसका भी हो जाएगा थर्ड का भी. हाँ. Solubility decreases. थोड़ी जल्दी क्योंकि आपका केएच बढ़ जाता है. ठीक है, इसका आंसर बता चुका हूँ मैं, पहले बोल चुका हूँ आपको. व्हाई डू एक्वेटिक स्पीशीज रिमेन मोर कंफर्टेबल इन लेक इन विंटर देन समर. ठीक है, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको. पेनफुल कंडीशंस नोन एज बैंड, बता दोगे आप. एंड फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड डिस्कम्फर्ट इन ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड. नेक्स्ट है भाई, बताओ व्हाई सोडा वाटर बॉटल केप्ट एट रूम टेम्परेचर फ्रीज ऑन ओपनिंग. जैसे प्रेशर प्रेशर डिक्रीज कम हो हो. जाता है. आपने प्रेशर कम कर दिया क्या हो जाएगा, गैस क्या होगी, बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएगी. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझो इसको एक बार. कह रहा है इफ N2 गैस इज बबल, कह रहा है अगर मैं N2 गैस को बबल करता हूँ. हाँ, कह रहा है जब मैं N2 गैस को बबल करता हूँ भाई तो क्या होता है, बबल थ्रू वाटर एट 298 केल्विन. हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व. कह रहा है कितने N2 के मोल्स डिसॉल्व होंगे. हाउ मेनी मिलीमोल्स, तो आप मोल्स निकाल लो, डिवाइड बाय 10 के बाद 3 कर देंगे, आप मिलीमोल में आ जाएगा वो. सो इनटू एक मिनट अभी आता है. हाँ, कह रहा है इफ N2 gas is bubble through water at 298 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 acts at a partial pressure of 0.987 bar. हेनरीज कौन लॉ दे रखा है, कौन सी रखा है, कितना आपको 76.48 बार दे रखा है. तो देखिए सिंपल, हमने पढ़ा था हेनरीज. सर वैसे ये टेम्परेचर 298 ही होगा ना दोनों में. किसमें दोनों मतलब, सर नीचे 293 लिख रखा है, ऊपर 298 लिख रखा है. पे मिसप्रिंट है, दो मिसप्रिंट है यहाँ पे. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है. 293 है और के भी है. के भी मतलब किलो बार है यहाँ पे. ठीक है, ओके. ठीक है. दो कंडीशन, दो गलतियां हुई यहाँ पे, वो ध्यान रखिएगा. तो देखते हैं, दिखाता हूँ आपको फटाफट. चलो इसमें आ जाओ.
देखिए समझो इसको। क्वेश्चन था आपके सामने ये कि मेरे पास क्या है भाई, N2 गैस है। यू हैव अ N2 गैस जिसका प्रेशर रखा है आपको 5 ऑफ N2 गैस। आपको क्वेश्चन में रखा है P गिवन है क्वेश्चन में। कितना गिवन था? 0.987 बार गिवन था। और आपको गिवन है क्या? हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन था फॉर N2 के लिए। कितना है? 76.48 किलो बार था, मतलब 10 की पावर 3 बार हो गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स, हाउ मेनी मिलीमोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे। तो सिंपल सी बात है, बड़ा फॉर्मूला कौन सा? हेनरीज लॉ। तो लिखेंगे आपको इनटू हेनरीज लॉ। आपको पता है क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। पढ़ा हमने अभी ये फॉर्मूला भाई? बोलिए हाय ना। हाँ तो ये कितना के पास? 0.987 बार है। KH कितना आपके पास? 76.48 10 की पावर 3 बार हो गया। क्या निकल जाएगा यहाँ से? मोल फ्रैक्शन इंटू निकल जाएगा भाई। मोल फ्रैक्शन इंटू कितना आ जाएगा आपका? 0.987 बार डिवाइड बाय 7648 10 की पावर 3। पर डाउट यहाँ था किसी को? नहीं, क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने के बाद? 1.29 10 की पावर -5। पर डाउट यहाँ तक? और हमें मिलीमोल्स निकालने हैं तो एक 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। एक जवाब ही कहाँ से मल्टीप्लाई? एकदम मोल फ्रैक्शन आया है, मोल थोड़ी आए हैं। अच्छा हाँ सॉरी। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होगा। बोलिए। वाटर कितना आपके पास? 1 लीटर है। और वाटर की डेंसिटी कितनी 55.55। होती है? लगभग कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है। तो वाटर का 1 लीटर मतलब कितना? 1000 ml है पानी। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया आपके पास? 1000 ग्राम ही पानी हो गया है ना भाई। और जब भी आपको 1 लीटर पानी बोल रखा है तो इनडायरेक्टली आप आंख बंद के बोल सकते हो कि आपके पास जो मोल्स है वो कितने हैं? 55.5 मोल्स है। ठीक है भाई। कैसे देखो, आपके पास मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पानी कितना लगभग आपके पास? 1000 ग्राम है। डिवाइड बाय मोलर मास कितना है पानी का? 18। कितना आ जाएगा ये? 55.555 आ जाएगा। क्लियर है सबको? बोलो है ना। हाँ तो ये कितना आपके पास निकाला आपने? 1.29 10 की पावर निकाला कितना? -5 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन N2 अपॉन N2 प्लस ये कितना आपका? 55.5 है। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, कम है? बहुत कम है। तो क्या करते हो आप इसको? नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट। कर सकते हो। तो कितना आ गया आपके पास? 1.29 10 की पावर -5 इज इक्वल टू क्या आ गया? n/2 डिवाइड बाय कितना आ गया? 55.5। इसको आपने इंटू किया तो आपका n इंटू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.16 10 की पावर -4 मोल आ जाएगा। और इसको आप 1000 से इंटू कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा किसमें? मिली मोल में आ जाएगा। तो आ जाएगा कितना? 0.716 मिली मोल आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। बाकी लोग? सही है। नकुल ठीक है बेटा? हाँ तो यह आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सर, बेटा। 1 मिनट रुक जाओ। ओके। नहीं, वो पीछे वाला कर सकते हो। पिछला करो। हम्म 1 मिनट रुको। ये वो साथ साथ बोल देकर ये 1 मिनट रुक जाओ किस लिए? मैं कहा कि ब्रेक चाहिए 1 मिनट।
ठीक है सर। ठीक है भाई, हम्म। चलिए। रुको सर एक सेकंड में। अरे ठीक है सर। चलिए, मिली मोल के लिए क्या करते हैं? 10 के बाद 3 से इंटू करेंगे मोल को। अच्छा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। आप मुझे क्वेश्चन दिखाइए फिर अब्दुल। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाइए साइड से मिलकर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2। आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये 10 की पावर 8 है। ये 10 सर की उसके पावर, ऊपर भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। इसके ऊपर हाँ वो कराऊंगा अभी जो। ये कैलकुलेट करा है द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक अंडर 2.5 ATM। तो अगेन आपको क्या रखा है, पीए दे रखा है, पी दे रखा है, केएच दे रखा है आपको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ कट रही है। रही है सर। ओके, अब आ रही होगी, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ आ रही है। तो आ आप रही है इन सर। दोनों का यूज करके निकालो, पहले मोल फ्रैक्शन निकालो CO2 के, और फिर मोल फ्रैक्शन के निकालोगे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो CO2 के। निकाल लोगे? बोलो है ना, हाँ करिए फटाफट जल्दी। सर इसमें डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट तो नहीं करना ना? हाँ जी, इसमें नेग्लेक्ट तो नहीं करना ना? कर दो, नेगलेक्ट कर दो। एटीएम को पास्कल में कैसे करते हैं? एटीएम को पास में कैसे करते हैं? या 1.017 क्या है? एटीएम इज इक्वल टू 1.01 into 10 की पावर 5 आई 1.013 थिंक। 10 की पावर 5 पास्कल। हम्म। तुमने बोल दिया ना? नहीं, ठीक है ठीक है, ये मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी बोल जाओ। हाँ ठीक है। पहले आप मुझे बताएंगे मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्व करने के बाद। वन 1.51 into 10 to the power -3। ना 1.5 5 10 की पावर, -3। ठीक है, गुड, बढ़िया गया। सर मोल्स क्या बहुत कम आ रहे हैं? हाँ जी, मोल्स बहुत कम आ रहे हैं। मोल्स बहुत कम आएंगे। मोल्स इतने कम, बहुत कम भी नहीं आ रहे हैं, बट हाँ कम आ रहे हैं, बट इतने कम नहीं आ रहे। क्या कितना आ रहा है? मेरा बहुत ज्यादा कम आ रहा है।
कितना आ रहा है फिर भी? 10 की पावर -5 के आसपास। 3.3 10 की पावर -5। 3.3 10 की पावर गलत है। अरे एक सेकंड रुक जाओ, यूनिट में गलती कर दी मैंने। आंसर ग्राम्स में बताना है। अब तो मोल्स बता, मोल्स में कितना है? सर अब छोड़ो, गलत होगा। ग्राम में कितना है जरा? सर 2.37। गलत है। अरे मोल्स में सिंपल है, उसमें आपके अपने मोल फ्रैक्शन से निकाले थे आपने? हाँ कितना था मोल फ्रैक्शन? 1.5। 1.5 टू 10 की पावर -3 था, ठीक है। आपका जो वो आया ओ मोल, हाँ, वो मोल्स वाटर कितने आए? 27.7। तो क्या करना है? 27.78 आएगा। थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा उसमें। ठीक है। हाँ सर, ये पानी की मोल्स है। पानी के मोल से। निगलेक्ट करना था इसमें। हाँ जी। अच्छा तभी तो नहीं हो रहा। सर पानी के मोल्स कैसे निकले थे? 500 ml देखा पानी? हाँ 500 मतलब कितना हो गया? 500 500 ग्राम हो गया। 41.82 हो गया ना, अच्छा इंटू तो 10⁻³ अरे कहाँ गया? सर मैं ये कह रहा हूँ, तो 500 ml को तो मैंने वैसे कर दिया, कैलकुलेट गलती से अरे 22.7 से डिवाइड करके। 22.7 अब मतलब लीटर्स 0.5। 41.82। उसमें ये तो लिखा है, एसटीपी लिखा है कहीं पे यहाँ पे? भाई साहब। यहाँ कहीं एसटीपी लिखा है? नहीं सर वो एटीएम, अच्छा हाँ ठीक है। एसटीपी कहीं लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा, ठीक है। फिर तो हाँ 500 ग्राम, 500 में मतलब क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम हो गया, डिवाइड बाई 18 कितना आ गया? 27.78 आ गया। हाँ सर वही। तो सॉल्व करो तो आपके ऐस- मोल्स आ जाएंगे। इट्स कम टू बी 0.4042, 0.042 मोल्स आ जाएंगे। और पूछेगा आपसे ग्राम में, तो उसको इंटू कितना? 44 से इंटू कर दो तो आ जाएगा 1.848 ग्राम आ जाएगा आंसर। ठीक है सौम्या? तो मेरा 1.85 आया ओके ओके, कोई इशू लास्ट में सर आंसर। हाँ कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया भैया? हाँ आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा, ट्राई करेंगे उसके 8 क्वेश्चन को। एंड लास्ट क्वेश्चन समझ लो, लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें में आता है क्वेश्चन है, तो सिंपल कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट Henry's law constant for the molality of methane is in benzene is इतना। हाँ जी, कह रहा है Henry's law constant किसके लिए भाई? For the molality of methane in benzene कितना है? ये आपका Henry's law constant है। कैलकुलेट द solubility of methane, क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड करिए क्या solubility of methane किसमें? in benzene under 760 mm Hg प्रेशर। मिसिंग तो नहीं है? एक मिनट देख लेंगे, बट होल्ड रखना। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? हाँ ठीक है ठीक है।
Henry's law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is this. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg. तो ठीक है भाई, सिंपल तो है, सेम वही करना है आपको। देखो आपके पास क्या है, मीथेन कितना है भाई, ये KH हो गया मीथेन का, हाँ क्या हो गया, P हो गया, तो क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, बोलो है ना, हाँ तो आ गया आंसर आपको, मोल फ्रैक्शन निकाल दो, फ्रैक्शन निकाल दो, जब वो डायरेक्टली मोल्स निकाल डिवाइड ही दो, तो करना है बस। हाँ डिवाइड ही करना है, फिर देख चलो कौन सा क्या मोल फ्रैक्शन की बात, क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकाल छोड़ देना होंगे बस, और क्या, एक मिनट में चेक कर लो फिर। ये मोलैलिटी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा मोलैलिटी निकालना है वो, ठीक है, समझ गए। सॉल्युबिलिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, ठीक है ठीक है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे भाई इसके, हाँ है ना। आप मान लोगे कि अगर मेरे पास सोल्यूशन 1 लीटर का सोल्यूशन है, तो अगर आपने मान लिया आपके पास ये आ जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स हाँ ठीक है ठीक है, आपने निकाल लिया, यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, कितना मोल फ्रैक्शन मान लो, जो भी आपका मोल फ्रैक्शन आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं अगर लेट कर लूँ, मेरे पास जो सोल्यूशन है 1 लीटर का सोल्यूशन है अगर मेरे पास, तो अगर सोल्यूशन मेरे पास 1 लीटर का सोल्यूशन है मेरे पास, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट सर हम इसको मोल फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, सॉल्युबिलिटी को, मेथेन एंड बेंजीन है वो हम मोल मोल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में छोड़ दो उसको, हाँ मोल फ्रैक्शन में छोड़ दो, मोल फ्रैक्शन में छोड़ दो उसको, ठीक है। सर कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला, ये जो KH की वैल्यू हमें दी गई है, जब हम उसको प्रेशर से डिवाइड करेंगे तब हमें मोलैलिटी मिलेगी? नहीं 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 नहीं, वो मोल फ्रैक्शन मिलता है मोल मुझे। फ्रैक्शन नहीं मिलेगा वहां से, वो हम लोग उसको मोल ठीक है। फ्रैक्शन मिलेगा वहां से, मोल फ्रैक्शन निकाल के छोड़ दो बस, ठीक हम्म है ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकलेगा बस, खाली कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और था ऐसी, ये कहाँ गया, तो चलो इतने कर लिया बहुत। तो ये था आपका क्या, सॉल्युबिलिटी का टॉपिक, समझ में आ गया था। हाँ तो हाँ सर। 5 मिनट ब्रेक ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपका टॉपिक पढ़ना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैसे बनता है उसकी बात करनी है। उसमें 2 पढ़ने में, पहला पढ़ना है जब हम ऐड करते हैं किसको, लिक्विड को लिक्विड में ऐड करते हैं तो तब क्या चेंज आता है वेपर प्रेशर में। दूसरा जब हम ऐड करते हैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर। पहले हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कर रहे हैं, जब मेरे पास सिर्फ एक ही लिक्विड है बस, तब की बात कर रहे हैं, मतलब मैं किसी लिक्विड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं कराया। पहले हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है भाई लिक्विड में क्या होता है, वो पता है, इन लिक्विड molecules of liquids show almost similar behavior as gaseous molecule in gaseous state। जैसे गैस के मोलिक्यूल बिहेव करते हैं गैसेस स्टेट में, ऐसे ही लिक्विड के मोलिक्यूल कैसे बिहेव करते हैं, सेम तरह बिहेव करते हैं लिक्विड स्टेट के। तो लिखा है इन लिक्विड molecules of liquid show almost similar behavior as gaseous molecule in gas state। हाँ जी, पहला फर्स्ट क्या है, when a liquid is taken in an open container at a certain temperature। तो भाई कह रहा है जो मॉलिक्यूल यहाँ अंदर है उसमें क्या है, हर साइड से इंटरेक्शन इक्वल होता है। इंटीरियर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पुल करते हैं इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, जबकि जो सरफेस पे होता है उसमें क्या करते हैं, इनवर्ड पुल होता है कि नहीं होता है। लास्ट में था ना सरफेस टेंशन। हाँ कह रहा है when a liquid is taken in an open container at a certain temperature the molecule present कहाँ पे, आपके सरफेस पे, are being pulled inward, क्या करता है वो अंदर खींचता है, और डाउनवर्ड by the molecule present below, जो मोलिक्यूल नीचे प्रेजेंट है आपके, by the molecule present below them। this inward pull, इस इनवर्ड पुल की वजह से या अट्रैक्शन
प्रिवेंट करता है सरफेस मॉलिक्यूल फ्रॉम एस्केपिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड एज वेपर। जितने ज्यादा ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना कम आपका लिक्विड आपके लिक्विड को छोड़ पाएंगे, है ना भाई? बोलिए है ना? इस इनवर्ड पुल की वजह से क्या होता है, लिक्विड्स वेपर इजिली नहीं बन पा रहे। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ये आपका अंदर खींचने वाला, उतनी ही कम वेपर बनेंगे। सिंपल सी बात है भाई, बोलो है ना? हाँ। चलिए हाँ देखिए सर। आगे। तो आगे देखिए इसके बाद। देखिए हमें पता है कि क्या करते हैं, लिक्विड पे क्या होते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं, वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है क्या करते हैं, वो लिक्विड को छोड़ देते हैं। तो सरफेस पे है उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो क्या करते हैं, वो लिक्विड को छोड़ सकते हैं। तो लिखा हुआ है क्या, however some higher energy molecule, जिनकी मोलिक्यूलर एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, present on the surface, escape from it in order to increase their free movement। और अगर आपकी मूवमेंट बढ़ती है तो आपकी एंट्रोपी भी क्या होती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? पता ना, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर आपकी रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। बोलो है ना? बोलो यार। हाँ। तो क्या है, जो ये मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे, इन डूइंग सो दे टेक अप सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या लेंगे वो? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लेंगे। कहाँ से? अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, लिक्विड की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी घटती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टेम्परेचर के होता है, तो जो मॉलिक्यूल का टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, वो भी घट जाएगा। तो लिखा हुआ है, इन डूइंग सो दे टेक अप सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। कैसे मिलेगी, रिजल्टिंग इन देयर डिक्रीज इन देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी और फॉल इन टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल है, आप खेल के आते हो, आपको बहुत पसीना आता है, पसीना निकल क्या करते हो, आप पंखा चलाते हो और पंखे नीचे बैठ जाते हो। तो क्या करते हो, जब आपको पसीना उड़ता है तो आपको थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील होता है कि नहीं होता है? हाँ। क्यों हो रहा है? जो पसीना निकल रहा है उसमें क्या रहे हैं, जो आपके मोर एनर्जेटिक वो क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो आपका जो बाकी बचा उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दैट इज वाई कूलिंग इज ऑब्जर्व इन इवेपोरेशन। तो जब भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, तो कूलिंग क्या होती है, आपको ऑब्जर्व होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये वही, ये भी ये उसका भी रीजन होता है कि शॉपकीपर अपने शॉप के आगे पानी क्यों छिड़कते हैं गर्मियों में। बिल्कुल। नेक्स्ट देखो क्या है, एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम सरफेस। तो जो आपके मॉलिक्यूल निकल रहे हैं सरफेस से, कहाँ पे, वेपर बनने के लिए, इसी को बोलते हैं क्या, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन क्या है, आपका सरफेस फिनोमेना। जितनी ज्यादा सरफेस की एनर्जी होगी उतनी जल्दी क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल निकलेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आपको कूलिंग ऑब्जर्व होगी। कह रहा है अगर ओपन कंटेनर है, सिर्फ क्या होता रहेगा बार बार भाई, इवेपोरेशन होता रहेगा, बस कुछ होगा और आपका सारा इवेपोरेट हो जाएगा मॉलिक्यूल पानी के एक टाइम के बाद। जैसे एग्जांपल क्या है, आप एक गिलास में पानी रखे हो छत पे और उसको 4 5 10 15 दिन बाद देख के आओ ना, वो पानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा गिलास से। क्यों हुआ? क्योंकि आपका कंटेनर क्या था, ओपन था। सिर्फ क्या होगा, ओनली इवेपोरेशन होगा। कब तक? जब तक आपका सारा लिक्विड खत्म नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो है ना? हाँ। यस। कह रहा है इन ओपन कंटेनर द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स कंटिन्यू। कब तक? because a decrease in average kinetic energy or loss of energy is compensated by the surrounding. Ultimate, the entire liquid evaporates from the container। और जो आपका पूरा लिक्विड हो क्या होगा, कंटेनर से उड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर क्या हो, कंटेनर क्लोज हो, देख लीजिए कंटेनर क्लोज है तो समझो, इन क्लोज कंटेनर। तो देखो जब कंटेनर क्लोज है तो हम तब की बात कर रहे हैं। तो कंटेनर आपको ऐसा क्लोज है, स्टार्टिंग में क्या था, कि सिर्फ पानी पानी था, बस पानी है। जब खाली पानी है तो क्या होंगे, आपकी वेपर्स बननी स्टार्ट होंगी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपका इवेपोरेशन हुआ।
लेकिन जब वेपर जितनी बार बन सकती है उतनी बन जाएंगी, क्योंकि आपके पास निकलने के लिए जगह नहीं है। तो फिर दोबारा क्या होंगी, ये आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगी और क्या बनेगी, दोबारा लिक्विड बन जाएंगी। तो पहले क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, फिर वापस क्या होगा, दोबारा कंडेंसेशन होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा। तो क्या लिखा है, इन क्लोज कंटेनर द इवेपोरेशन मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एस्केप टू द एटमोस्फेयर। जो आपके मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए थे वो एटमोस्फेयर में नहीं जा पाएंगे। द मॉलिक्यूल्स विथ हायर काइनेटिक एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, हाई होगी, मॉलिक्यूल विथ हायर काइनेटिक एनर्जी लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या करेंगे, वो लिक्विड के सरफेस को लीव कर देंगे, कैसे, एज अ वेपर। तो स्टार्टिंग में क्या होगी, वेपर्स बन गई, ऐसे बन गए वेपर्स। लेकिन जब वेपर्स क्या होंगे, फिर ज्यादा हो जाएंगी, तो दोबारा क्या होंगी, वो कंडेंस होंगी। तो लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनिशियली डिक्रीज। पानी का लेवल क्या होगा, पहले घटेगा हल्का सा। These vapors get collected in the space over the liquid surface. They exert more collision on the, क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे कहाँ पे, with the wall of the container, resulting in increased pressure on the surface of the liquid. क्या बढ़ेगा, लिक्विड के सरफेस से प्रेशर बढ़ जाएगा। These molecule present in vapor phase are also क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे से विथ लिक्विड सरफेस से। दोज जिनकी एनर्जी कम होगी विथ लेसर काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, वो कंडेंस कर जाएंगे एट द सरफेस ऑफ लिक्विड बिकॉज ऑफ कोलिजन एंड दैट आर टेकिंग प्लेस। दस द कंडेंसेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बैक टू द लिक्विड स्टेट इज आल्सो टेकिंग प्लेस। समझ में आ गया या नहीं आया, बोलिए, है ना। तो हाँ एक सर। हाँ। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ तो उस समय जब आपका रेट इक्वल होगा उस समय कोई वेपर होंगे कि नहीं होंगे यहाँ पर, होंगे। और वो वेपर जो प्रेशर लगाते हैं किसपे, आपकी वॉल पे, उसी को बोलते हैं क्या हम, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इनसाइड द वेसल द लिक्विड चेंज टू वेपर्स रिजल्टिंग टू इवेपोरेशन एंड द वेपर चेंजिंग बैक टू लिक्विड स्टेट नोन एज कंडेंसेशन। और जब आपके दोनों रेट सेम हो जाएंगे, किसके, इवेपोरेशन की भी और कंडेंसेशन के भी, तो उस समय जो गैस का प्रेशर होगा, जो वेपर का प्रेशर होगा कहाँ पे, लिक्विड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। देख लीजिए एक बार, at a particular temperature the liquid and its vapor, the liquids and its vapor are in state of dynamic equilibrium, also called phase equilibrium। तो उस समय जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड क्या, वेपर प्रेशर। तो ये लिखा जब आपके रेट एक पॉइंट करके रेट सेम हो जाएंगे, आपके इवेपोरेशन कांस्टेंट था, कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो बढ़ता है पॉइंट पे क्या दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, तो क्या डेफिनेशन है, द वेपर प्रेशर exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature। मतलब the vapor, the pressure exert by vapor, कौन exert कर रही है, वेपर कर रही है कहाँ पे, सरफेस पे, कब, जब वेपर्स किसकी, लिक्विड की, और लिक्विड आपस में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो लिखा है, दोबारा सुन लो, the pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with liquid at a given temperature। समझ में आया भाई, नहीं आया, क्लियर है भाई। हाँ सर। हाँ अब क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द वेपर प्रेशर। तो मैं पूछूं अगर आपसे, आपका ये लिक्विड है, मान लो ए है और यहाँ भी है, हर जगह ए, कोई लिक्विड ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए का ए से अट्रैक्शन होगा,
तो अगर ये वाला अट्रैक्शन बहुत वीक है, अगर ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत वीक है, तो वेपर ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। तो प्रेशर ज्यादा बनेगा कम बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, वेपर प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ लिक्विड। अगर लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, लो आएगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर हाई है लिक्विड के अंदर तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, लो आएगा। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है आपकी, लो है, तो वेपर प्रेशर क्या आएगा आपका, हाई आएगा। क्लियर है भाई? बोलिए हाई ना। हाँ हाँ सेकेंड चीज मैं बोलूं, अगर हमने पढ़ा अभी जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड की, इट इज प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर की होती है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या होगा, ये जल्दी एस्केप करेंगे, देर में एस्केप करेंगे। जल्दी। तो जल्दी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज। फैक्टर क्या है आपका, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल जल्दी लिक्विड से एस्केप कर जाएगा। और अगर जल्दी एस्केप कर गया तो वेपर बन जाएगी, और वेपर बन गई तो क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? हाँ सर। हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो पढ़ा हमने सॉलिबिलिटी पढ़ी। सॉलिबिलिटी पढ़ी में किसकी, सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा। वहां में पढ़ा था अकॉर्डिंग टू हेनरी और कौन सा लो, ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का तो आपकी सॉलिबिलिटी बढ़ती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो एक्सो का तो आपकी सॉलिबिलिटी घट जाती है ना। हाँ सेकेंड हमने पढ़ा क्या, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वहां पे पढ़ा हमने हेनरीज लॉ पढ़ा। हेनरीज लॉ कहता है कि कोई भी गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर वो होता है जब आपका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट क्या होता है, सेम होता है। उस समय जो वेपर्स प्रेशर लगाती हैं अपनी वॉल्स पे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वन इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर फोर्स स्ट्रांग है तो इवेपोरेशन वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर कम बनेंगी। और अगर फोर्स वीक है तो वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मोलिक्यूल क्या करेंगे, जल्दी सरफेस से एस्केप हो जाएंगे और आपका वेपर प्रेशर बढ़ाते हैं। ठीक है भैया तक?